सो once again, welcome all of you. हम अभी अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की हम सीरीज लेके चल रहे थे, वो भी आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की। तो हमने ऑलरेडी आपके 7 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज जो आपका चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8 जो कि जिसका टाइटल है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, राइट। तो अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखे उसमें हमने समझा है कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है। तो हिस्ट्री क्या है, दैट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट। अब क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है हमारे डेट्स का। अब जब डेट्स का इंपॉर्टेंस आ जाता है तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, राइट। कि पोस्ट मॉडर्न एरा के पहले के सारे इवेंट्स को बिफोर कॉमन एरा एंड पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद के सारे टाइम पीरियड को हम कैसे कॉमन एरा में डिफाइन करके पढ़ते हैं। अब हमने ये भी समझा था कि भाई अगर बेसिकली हिस्ट्री की जो बिगनिंग है जो एनसीईआरटी करती है वो जीरो क्या था आपका, मतलब इनिशियल फेजेस क्या था। इनिशियल फेजेस की अगर बात करें तो इनिशियल फेजेस में बात की गई है आपके स्टोन एज की, राइट। और स्टोन एज को भी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, दैट इज पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो क्या था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक? तो पेलियोलिथिक मेसोलिथिक इज नथिंग बट द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द टूल हमने क्या किया था कि स्टोन एज को क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। फिर इन लेटर फेजेस में हमने देखा कि नियोलिथिक में फिर वो क्या करते हैं, एक जगह पे बसने लगते हैं और फार्मिंग की शुरुआत कर देते हैं, राइट। तो जब फार्मिंग की शुरुआत कर देते हैं और वो बसना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता जाता है किसके, हमारी सिटीज का, अर्बनाइजेशन का। और वो जो सिटीज का या हम कह लें कि सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। फिर लेटर फेजेस में हमने देखा वैदिक कल्चर के बारे में। और वैदिक कल्चर बेसिकली बेस्ड है कि जो उनके बारे में हमें पता चलता है और वो पता चलता है हमारे वेदों से। तो उसको भी हमने दो पार्ट्स में ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक एरा में डिवाइड करके ऑलरेडी कवर कर लिया है। फिर उसके बाद हमने समझा कि कैसे आपके जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया है। और जनपद और महाजनपद के कॉन्सेप्ट के बाद, क्योंकि 600 बीसी की हमने बात की थी बेसिकली, तो 600 बीसी में हमने कहा था कि दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक जो सोसाइटल लेवल का चेंज है और दूसरा आपका है आपका पॉलिटिकल लेवल का चेंज, राइट। तो बेसिकली जो ये जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का कॉन्सेप्ट है वो तो आपका पॉलिटिकल लेवल का चेंज। और जो सोसाइटी लेवल का चेंज है या इसको हम कहते हैं कि रिलीजियस लेवल पे चेंज देखें तो वो कहीं ना कहीं इंडिया में इमरजेंस हुआ है बुद्धिज्म और जैनिज्म का। बुद्धिज्म, जैनिज्म और कहीं ना कहीं उपनिषदों के बारे में हमने समझा था कि उपनिषदों का और बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी इमरजेंस देखने को मिलता है। और फिर हमने ये भी बात की थी आपसे कि हमारे इंडिया में क्या था, वर्णा सिस्टम की शुरुआत हुई थी। और जो पहले वर्णा सिस्टम था बेसिकली वो बेस था कि जो लोग जिस तरीके का काम करते थे उसी के अकॉर्डिंग उनका जो वर्ण था वो डिसाइड होता था। बाद में इसको हेरिडिटरी बना दिया गया। हेरिडिटरी बनाने का मतलब क्या हो गया था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण एंड क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होगा। उसके बाद अगर आप सोसाइटी लेवल की चेंज की बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो दो नए रिलीजन का इमरजेंस हुआ है। बेसिकली एक आपके शाक्य जो गण है वहां से थे और दूसरा जो है लिच्छवी से थे, यानी कि वज्जी जो मगध और वज्जी दो के बारे में हमने बात की थी। तो वज्जियों से आपके महावीर थे। तो ये भी समझा जाता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के लेवल पे क्या रहा होगा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के क्लैशेस हुए होंगे। और इसीलिए जो बुद्ध की बात करिए आप, महात्मा बुद्ध की, या फिर आप महावीर की बात करिए, तो दोनों का जो गण है या दोनों की जो अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो दोनों ही क्षत्रियो जो क्षत्रिय क्लैन है वहां से बिलोंग करते थे। तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय का क्लैशेस भी हमें दिखाता है, राइट। उसके बाद हमने समझा था हमारे जो मॉडर्न एरा है कि कैसे मॉडर्न एरा का जो इमरजेंस है इंडिया में वो कैसे कैसे हुआ। उसमें हमने समझा था चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक तक का जो पूरा एक्चुअली जो पूरा रहा है मॉडर्न एरा है उसको हमने समझा था। बेसिकली अशोका वाज नॉट द लास्ट एम्परर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी। उनके बाद भी काफी लोग आए, बट क्या था कि अशोका के बाद जो मॉडर्न डायनेस्टी है वो धीरे धीरे क्या हो गई, वीकेंड होती चली गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा था। और जब बेसिकली क्या हुआ कि अशोका के बाद जो मौर्य डायनेस्टी वीकेंड होती चली गई तो कैसे फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या इंडिया में फिर कोई नया एम्परर आया जिसने क्या किया, इंडिया को कंसोलिडेट किया हो, राइट। तो हमने ये भी समझा था कि मॉडर्न टाइम में क्या हुआ था कि धीरे धीरे पूरे 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 इंडिया को मॉडर्न से क्या कर दिया था, कंसोलिडेट कर दिया था, एक कर दिया था। अब मौर्य के बाद जैसे ही मॉडर्न जो रूलर्स है वो धीरे धीरे वीकेंड हुए। तो जब मौर्य रूलर्स वीकेंड हुए तो क्या इंडिया में किसी एक का कोई ऐसा एम्परर आया हो या कोई ऐसी डायनेस्टी आई हो जिससे इंडिया को कंसोलिडेट किया हो, उसके बारे में हमें समझना है। तो बेसिकली जस्ट आफ्टर मौर्य ऐसे कोई डायनेस्टी नहीं आई, बल्कि इंडिया में हम थोड़े थोड़े फ्रेगमेंटेड जगह पे अलग अलग डायनेस्टी को देखते हैं और उन्हीं के बारे में समझते हैं।
राइट। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बात करता है व्हाट आफ्टर पोस्ट मॉडर्न, और पोस्ट मॉडर्न के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो ये सारे एविडेंस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में जो हमें नॉलेज है वो इस चैप्टर में मिलती है। अब जैसे मॉडर्न एरा में याद करिएगा कि मॉडर्न एरा में हमें क्या बताया था कि हमें जो नॉलेज मिलती है बेसिकली वो किससे मिलती है। तो नॉलेज मिलती है, एक तो आपका सोर्स था लिटरेचर, लिटरेचर, और दूसरा जो सोर्स था वो था आपका इंस्क्रिप्शन। लिटरेचर में हमने बात की थी कि दो लिटरेचर से हमें मॉडर्न के बारे में पता चल रहा था, एक था आपका अर्थशास्त्र और दूसरा था जो है वो था आपका इंडिका। और इंस्क्रिप्शन जो हमने बताया था कि मॉडर्न में जो अशोका थे वो बहुत सारे अपने इंस्क्रिप्शन यानी कि स्टोन्स पे या जो केव्स की जो दीवारें हैं उन पे लिख के छोड़ा करते थे, जिसके थ्रू हमें मॉडर्न टाइम के बारे में पता चलता है। अब लेटर थेसिस में जो स्टोरी है वो ये बताती है बेसिकली कि जो जब अशोका का जैसे अशोका का जो टाइम है वो खत्म होता है, तो लास्ट जो उनके रूलर थे बेसिकली उनका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का ही एक जो होते ना मंत्री होते थे, तो उन्होंने क्या किया था कि बृहद्रथ को का मर्डर कर दिया था। और बृहद्रथ का मर्डर करने के बाद फिर उन्होंने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की थी। जो एक्चुअली मंत्री था उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो उन्होंने शुंग डायनेस्टी की उसी प्लेस से शुरुआत करी, राइट। तो अगर आप मैप पे समझिए तो मैप में जो ये वाला एरिया है बेसिकली ये था, हमने कहा था ना कि मॉडर्न का जो एरिया है उसको हमने कोर ट्रांजिशन और कोर ट्रांजिशन और आउटर एरिया में समझ के पढ़ा था। तो कोरियन एरिया, कोर एरिया कौन सा था, जहां पे डायरेक्ट जो रूलर है, डायरेक्ट जो किंग है वो क्या करते थे, उस पूरे एरिया को वही संभाला करते थे। बाकी आगे वाले में क्या था कि गवर्नर रखा करते थे। फॉरेस्ट एरिया में एक्चुअली उनका लीस्ट कंट्रोल हुआ करता था। तो जो ये वाला एरिया था बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो अशोका मतलब बृहद्रथ थे, बृहद्रथ को किल किया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इनको किल किया और इस एरिया में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं शुंगा डायनेस्टी, राइट। अब शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई यहाँ पे। अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे वेर आई एम मार्किंग, तो ये वाला एरिया क्या था कि यहाँ से हमेशा फॉरेन इन्वेजन इंडिया में होते रहते थे। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से हमेशा फॉरेन इन्वेजन होते रहते थे। लेकिन जब तक आपके अशोका थे, अशोका क्या करते थे कि इस पूरे एरिया की एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखभाल किया करते थे। तो इस तरीके का इन्वेजन उस टाइम पे नहीं हुआ। अब बेसिकली हमने क्या समझा था कि जो मौर्यों का एरिया था वो ये जो तक्षशिला से लेके यहाँ पे आपका जो उज्जैन है, उज्जैन से लेके यहाँ से इनका गोल्ड वगैरह आया करता था। तो ये पूरा का पूरा एरिया ही आपके मॉडर्न्स का एरिया रहा है, राइट। लेकिन अब देखिए तो सबसे पहले जो ये जो कोर वाला एरिया वहां पे शुंग आ गए। शुंग आने के बाद फिर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन की अगेन इंडिया में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फॉरेन जो लोग हैं वो फिर से इंडिया में आना शुरू करते हैं। अब इसीलिए हमने बात की थी कि ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जिसने यहाँ पे किसको भेजा था, यहाँ पे भेजा था मेगास्थनीज को, जिसने लिखी आपकी इंडिका। तो इंडिका जिसने लिखा, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक्चुअली आगे थे आपके ग्रीक, ठीक है, पार्थियंस। तो इस तरीके के जो लोग हैं, मतलब इस तरीके के जो रूलर्स हैं, वो बेसिकली इस वाले एरिया में ये सारे रूलर्स यहाँ पे इमरजेंस इनका देखने को मिलता है। इस वाले एरिया में हमने देखा कि शुंगा डायनेस्टी इमर्ज हो रही थी। और जो आपका ये वाला एरिया है बेसिकली यहाँ पे इमरजेंस हुआ आपके सातवाहन का, राइट। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सातवाहन का इमरजेंस होता है। और जैसे ही जब ये सातवाहन जो है धीरे धीरे अपने पावर से धीरे धीरे उनका जब पावर कम होती है, तो इसी एरिया में आप बाद में देखेंगे कि वाकाटक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ठीक, तो पहले हमने क्या समझा कि यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी, ये वाला जो एरिया था यहाँ पे क्योंकि फॉरेन इन्वेजन होते रहते थे, फॉरेन इन्वेजन होते रहते थे, तो क्या था कि वो भी अशोका के टाइम पे, जब अशोका आए तो उन्होंने इन्वेजन को कब कर लिया, रोक लिया, इन्वेजन नहीं होने पाए। तो क्या हुआ कि जब अशोका का जो रूल है वो खत्म हो गया, जब मौर्यन वीकेंड होने लगे, तो यहाँ पे अगेन ग्रीक, पार्थियंस और इस तरह के लोगों का हम देखते हैं। शुंगा के बाद जो है, जब आफ्टर शुंगा यहाँ पे कण्व डायनेस्टी आई थी। मतलब लेटर फेजेस में क्या हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग की जो भी डायनेस्टी थी उसके बाद कण्वों ने उनको रिप्लेस किया था। इसी फेजेस में आप समझिए कि ये जो साउथ वाला एरिया है, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था। तो साउथ इंडिया में भी तीन नई डायनेस्टी को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था, जो सेंटर वाला था, जो कोर वाला पार्ट था, वहां पे तो शुंग आ गए। जो आपका ये क्या ले सकते हैं आप, इसके जो ट्रांजिशन वाला एरिया है जहाँ पे फॉरेन इन्वेजन होते थे, वहां पे ग्रीक, पार्थियंस आ गए। यहाँ पे सातवाहन और वाकाटक को देखने को मिलता है, सातवाहन या वाकाटक। और यहाँ पे जो आपका सदर इंडिया था, सदर इंडिया में तीन नए डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और वो तीन नए कौन कौन थे, तो पहले थे आपके चोल, चेर और पांड्या,
राइट। तो ये तीनों डायनेस्टी की बेसिकली शुरुआत हो रही है इंडिया में, और कहाँ पे, ये कहीं और नहीं बल्कि जो हमारा मॉडर्न एरा था, जो मतलब मौर्यों ने क्या किया था, पूरी इंडिया को कंसोलिडेट कर दिया था। अब ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं टूट रहा है, फ्रेगमेंटेड हो रहा है, और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नई नई डायनेस्टी की इंडिया में क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, राइट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो चोल चेर पांड्य इनके बारे में, सॉरी चोल चेर पांड्य जो ये तीन हैं, इनके बारे में अगर समझते हैं तो इनके बारे में हमें पता चलता है संगम लिटरेचर के। अभी संगम लिटरेचर क्या था, तो संगम लिटरेचर क्या है, संगम मतलब समथिंग मीटिंग, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मीटिंग। यहाँ पे क्या करते थे कि जो कुछ लोग होते थे, मतलब संगम लिटरेचर कैसे लिखा गया है, तो बेसिकली क्या होता था कि असेंबली या मीटिंग करी जाती थी। जैसे कहते हैं संगम, संगम क्या है कि गंगा और यमुना के मिलने से बनता है संगम। सेम वे कि जो बहुत जो कहते हैं ना हाईली क्वालिफाइड लोगों की असेंबली होती थी, और उन असेंबलीज में बेसिकली तीन संगम हुए हैं, जो तमिल लिटरेचर हमें बताते हैं कि बेसिकली तीन संगम हुए हैं, और तीनों संगमों में जो तीनों संगम हुए हैं उन्हीं में इन डायनेस्टीज के बारे में कंपाइल्ड करके लिखा गया है, राइट। तो अब ये से बता रहे कि ये बता रहा है कि जो आपका एनसीईआरटी में द सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, जो कि 2300 इयर्स अगो के पहले लिख दी गई है। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये सिटी ऑफ मदुरई, तमिलनाडु में है आपका मदुरई, तो वहां पे ये सारी जो एक्चुअली संगम या असेंबलीज परफॉर्म करी गई है, और इन्हीं असेंबली के थ्रू हमें चोल चेर पांड्य के बारे में नॉलेज मिलती है, राइट। अब आगे समझते हैं कि अब क्यों यहाँ पे तो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन हो गया है, तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद एनसीईआरटी कहती है कि कौन से ऐसे लोग थे जो कि विलेजेस में रहा करते थे, ठीक। तो अब इसको जो है, अगर आप सदर्न इंडिया की बात करें जहाँ पे चोल चेर पांड्य है, तो सदर्न इंडिया के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो सदर्न इंडिया का पार्ट है, जो तमिल वाला पार्ट है, बेसिकली क्या कर रही है ये कि बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इसको सेग्रीगेशन करिए, तीन तरह के लोगों में, थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इज लिविंग इन दैट पर्टिकुलर विलेजेस। तो कैसे लोग रहते थे, तो पहला बताता है कि पहले थे कि लार्ज लैंड ओनर्स, जो लैंड को ओन करते थे, और लैंड ओनर्स को हम क्या कहते थे, वेल्लार या वेल्लालर, ठीक है, वेल्लालर। ये क्या थे, लैंड ओनर्स थे, जो बड़े बड़े जमीन थे। आप वैसे भी समझिए कि जो साउथ इंडिया है, सदर्न इंडिया है हमारा, वहां पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड नहीं है, राइट। तो वहां के जो भी लैंड ओनर्स है, उनके पास बड़े बड़े जो खेत है वो रहते थे। इसीलिए लेटर फेजेस में क्या है कि जब आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि आप देखिए तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो लेके आए थे, तो कौन कौन सा परमानेंट सेटलमेंट, फिर रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी, इनका नाम अगर आपने सुना हो, तो जो बेसिकली स्थायी बंदोबस्त था या परमानेंट सेटलमेंट था, वो कभी भी सदर्न इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वहां पे जो लैंड है, दोस लैंड वर नॉट फ्रेगमेंटेड, वहां पे बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स है वो देखने को मिलते थे। तो इसीलिए वहां पे नया सिस्टम रैयतवाड़ी लाया गया था कि डायरेक्ट कर जो कलेक्शन होगा टैक्सेस का, वो डायरेक्ट फार्मर से होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या समझ रही है एनसीईआरटी, ये तो अभी तो हम पोस्ट मॉडर्न एरा में ही है। पोस्ट मॉडर्न एरा में भी देखिए तो वहां पे लार्ज लैंड ओनर्स है, और उन लार्ज लैंड ओनर्स को कहा गया, ये क्या है, वेल्लालर कहा गया। फिर अगले कौन थे, अगले थे प्लाउमैन। प्लाउमैन मतलब जो जिसको कहते हैं ना जोतेदार, जो वहां पे खेती करते थे, मतलब लैंड किसी और की है और मैं वहां पे क्या करूं, काम करूं, तो मैं क्या हो जाऊंगी, उझावर, ठीक है। तो पहले क्या है, वेल्लालर जिनकी लैंड है, दूसरे हैं उझावर, और लास्ट जो लोग हैं वो है लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबरर्स मतलब स्लेव्स काइंड ऑफ पीपल। तो इन स्लेव्स को हमने कहा कड़ई-सियार या आदि में, ठीक है, कड़ई-सियार या आदि में। तो तीन तरह का जो सेग्रीगेशन है वो हमने कहाँ पे देखा, तो ये जो तीन तरह का सेग्रीगेशन है बेसिकली ये था आपके सदर्न इंडिया में। अब नदर्न इंडिया में क्या है, तो नदर्न इंडिया में देखा जाए तो बेसिकली अब नदर्न इंडिया अगर समझ लीजिए अभी का यूपी बिहार राजस्थान वाला जो पार्ट है, वहां पे देखिए तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है हेडमैन का। हेडमैन मतलब जैसे कि आपका सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है ना, कि एक मुखिया, ठीक है। तो हेडमैन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और उस समय हेडमैन को इन्होंने कहा ग्राम भोजक, राइट। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो है जो मेन है वही ग्राम भोजक होते थे। बेसिकली ऐसा देखा गया कि विमेन को नहीं, मेन का यहाँ पे देखा गया। और उसके बाद अगर कोई एक बार वो बन जाता था ग्राम भोजक, तो फिर वो हेरिडिटरी चलता था। हेरिडिटरी मतलब कि फिर उन सेम फैमिली से ही कोई जो पर्सन है वो उनको रिप्लेस करेगा, राइट। अब उसके बाद ग्राम भोजक क्या है, आप नदर्न इंडिया में अगर बात करें तो ग्राम भोजक मतलब जिनके पास ज्यादा लैंड है, जो जिनके पास ज्यादा लैंड है मतलब उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है। अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है तो हमने उनको क्या बना दिया, ग्राम भोजक। और वहीं पे अगर आप सदर्न इंडिया में देखिए तो लगभग बात वही है कि जो बड़े लैंड ओनर्स होंगे उनको कहते थे वेल्लालर, लेकिन अगर आप नदर्न इंडिया में बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ग्राम भोजक। और जो ये पोस्ट है बेसिकली ये भी क्या है, हेरिडिटरी बन गई थी, राइट। अब
जो ग्राम भोजक है क्योंकि बड़े से लैंड ओनर है तो क्या है इनके पास स्लेव्स है और ये क्या करते थे इन स्लेव्स को हायर किया करते थे, हायर किया करते थे एज अ वर्कर्स कि आप आओ मेरे मतलब इस यहाँ पे खेती करो बदले मतलब लैंड की कल्टीवेशन करिए। अब ये क्या है ये धीरे धीरे देखिए तो अगर जैसे आप इल्तुतमिश टाइम अभी आगे पड़ेगा दिल्ली सल्तनत में जो सामंतों की इंडिया में जैसे इमरजेंस होता है तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि सामंत काइंड ऑफ लोग होते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं स्लेव्स को हायर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपने जो लैंड है उस पर खेती कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो तो ये जो लैंड ओनर है जो ग्राम भोजक है ये केवल खेती ही नहीं करा रहे हैं क्योंकि अब ये पावरफुल होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं। तो पावर किस चीज की पावर मिल रही है इनको पुलिसिंग की और जजिंग की, राइट। किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पुलिसिंग का मतलब होता है टू गार्ड और जजिंग का मतलब होता है कि अगर कहीं कुछ भी इश्यूज हो गए हैं तो कौन ऐसा पर्सन होगा जो कि न्याय करेगा और बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो ग्राम भोजक बेसिकली पुलिसिंग और जजिंग का भी जो पावर है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजक आप देखिए तो यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी हैं। इंडिपेंडेंट फार्मर्स को हमने कहा गृहपति। ठीक है, गृहपति क्या है ये इंडिपेंडेंट फार्मर्स है। इनके पास क्या है कि जो कि स्मॉल लैंड ओनर इनके पास लैंड तो है बेसिकली पर इतना बड़ा लैंड नहीं है जितने ग्राम भोजक के पास है। तो स्मॉल लैंड ओनर्स को हमने कह दिया गृहपति, राइट। और उसके बाद कुछ मेन भी और विमेन भी, मेन भी और विमेन भी जो कि क्या करते हैं यहाँ पे इनके जो आपके ग्राम भोजक है उनके यहाँ पे काम करते हैं। तो वो क्या है दास या कर्मकार उनको कहा गया, दास या कर्मकार कहा गया कि इनके पास कोई लैंड नहीं है बल्कि एज ए स्लेव या एज ए लेबर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी अगर आप समझो तो खेती के अलावा भी तो चीजें होंगी ना। तो खेती के अलावा भी कैसे कैसे लोग होते हैं जैसे क्राफ्ट्स बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर, ये इस तरह के लोगों को अभी का भी इमरजेंस हम जो है विलेजेस में देखते हैं। अब बात की जाती है आपकी सिटीज की तो मेनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड अबाउट 25 years ago वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद। तो बेसिकली जो सिटीज का कॉन्सेप्ट है वो हमने क्या पढ़ा कि जो 16 महाजनपद इनकी जो भी कैपिटल रही होगी उसको एज अ सिटी उन्होंने डेवलप कराने की कोशिश की है। अब जो सिटीज है उसको बनाया कैसे है तो सिटीज को इन्होंने क्या किया है या कैपिटल सिटीज को क्या किया है कि पहले फोर्टिफिकेशन कर दिया। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि पूरी तरफ मतलब कि सपोज कि ये कोई इनकी सिटी है इसको चारों तरफ से घेर दिया, ठीक है, ताकि अदर लोग इन पे कभी भी अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश नहीं कर पाए, राइट। तो कभी भी इस तरह के लोगों का डोमिनेंस हमारी अपनी सिटीज पे या हमारी कैपिटल सिटी पे ना हो पाए इसके लिए क्या करना है इसका फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं किसका महाजनपद की कैपिटल्स का, राइट। अब इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे मिले क्या है जब आर्कियोलॉजिस्ट जब डिग करेंगे मतलब डिग करके उन्होंने बताया तभी तो हम जान पाए कि हिस्ट्री में हमें क्या मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि हमें यहाँ पे पॉट्स मिले हैं, सेरेमिक रिंग्स मिले हैं। अब इस सेरेमिक रिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि लगभग ऐसा समझ लीजिए कि इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला है कि मतलब ऑन टॉप देन अगेन सेरेमिक रिंग अगेन सेरेमिक रिंग। तो ये जो सेरेमिक रिंग है बेसिकली बताता है कि ये लोग जो है टॉयलेट्स का यूज किया करते थे। जो सेरेमिक रिंग्स है बेसिकली यहाँ पर टॉयलेट्स के लिए इसका यूज किया जाता था। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि मतलब कितने अभी हम जैसे स्वच्छ भारत ला रहे हैं और दरवाजा बंद जैसे कैंपेन ला रहे हैं कि क्या करें कि हम जो है इस तरह की चीजों को प्रमोट कर सके, हाइजीन को प्रमोट कर सके इंडिया में। और आप देखो कि जो हमारा एशियंट इंडिया है वहां पे ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्या हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, राइट। और इस तरह यहाँ पे जब टॉयलेट्स बनते थे तो उसके लिए ड्रेनेज और गार्बेज डंप्स की भी हमें प्रॉपर देखने को मिलता है कि गार्बेज भी कैसे इसको डंप करते थे या ड्रेन कैसे यूज किया जाता था। ये सारी चीजें भी हमें क्या मिलती है पता चलती है। अब हमें एक्चुअली यहाँ पे पैलेसेस के कोई रेमिनेंस नहीं मिले हैं, मार्केट्स के भी नहीं मिले, होम्स या मतलब जो घर वगैरह मिले हैं वो कुछ ऑर्डिनरी पीपल के लगता है कि हाँ यहाँ पे घर रहे होंगे। अब ये भी पता चला है कि जो ब्रिक्स मिले वो मड के बने हुए और ऐसा भी है कि अब वो इस तरह का जैसे वो रेमिनेंस मिले हैं अब उनको देख के लगता है कि हाँ इनका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, राइट। अभी तक सर्वाइव कर पाना मुश्किल रहा होगा। अब एक चीज के बारे में एनसीईआरटी में और बताती है और ये क्या है वो है पंच मार्क्ड कॉइंस, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एरा में जो चीज हमें मिली है वो है पंच मार्क्ड कॉइंस। तो ये क्या है पंच मार्क्ड कॉइंस और ये पंच किस चीज का बन जाता है तो बेसिकली अगर ये कोई कॉइन है तो अगर आप इसको देखिएगा तो कॉइन में ऊपर की तरफ कुछ चीजें उभरी हुई जैसे कोई भी चीज मतलब सपोज की कोई शेप है कुछ भी है तो वो उभरा हुआ दिखता है ना। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि जिस भी चीज से अब इन्होंने किससे बनाया है, ठीक है।
अब ये क्वाइन कैसे, तो क्वाइन कैसे, या तो रेक्टेंगुलर मिला है, समटाइम्स स्क्वायर भी मिला है और राउंड भी मिला है, रेक्टेंगल भी मिला है, स्क्वायर भी मिला है और राउंड भी मिला है, हर तरह के यहाँ पे वो जो हमें क्वाइन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, कट आउट ऑफ मेटल से मिले हैं। ठीक है, तो अब ये बताया जा रहा है कि बेसिकली ये पंचेस का क्या मतलब था, कि अगर सपोज करिए कि कोई क्ले है या किसी भी मेटल से इन्होंने क्वाइंस बनाया होगा, तो जब बहुत हार्ड पुश करेंगे किसी मतलब किसी शेप में डालें, किसी आकार में डालने के लिए, किसी शेप में डालने के लिए, अब उसको उस शेप के अंदर डालेंगे और बहुत हार्ड पुश करेंगे तो एक साइड क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंट टाइप का शेप बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट टाइप के जो शेप बन जाते हैं किसी कॉइन में, तो उस तरह के कॉइन को हम क्या कहेंगे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये सारे कॉइन भी हमें कहाँ मिले हैं, पोस्ट मॉडर्न एरा में देखने को मिलते हैं। अब सिटीज की बात की जा रही है कि सिटीज बेसिकली किस तरीके का फंक्शन करते थे। अब यहाँ पे बेसिकली जिस सिटी की बात की जा रही है वो है आपकी मथुरा। मथुरा की लोकेशन अगर आप देखें तो लगभग इस किसी जगह पे, यहाँ पे समझ लीजिए मथुरा था, उज्जैन के आसपास, यहाँ यूपी में है मथुरा। तो अगर ये मथुरा था तो मथुरा के बारे में क्या बताती है एनसीईआरटी। ये है आपका मथुरा का अगर लोकेशन है तो ये मथुरा क्या है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो जो मॉडर्न का यहाँ पे कोर एरिया था, ये वाला था आपका फॉरेन, जहाँ पे इन्वेजन को वो रोकते थे, ये था आपके सातवाहनों का, और यहाँ पे मथुरा है। ठीक है, तो मथुरा के बारे में बताया जाता है कि मथुरा एक क्रॉस रोड पे थी। ठीक है, क्रॉस रोड मतलब कि जिन मतलब फॉरेन लोगों को अगर अपना सामान, अपना गुड्स भेजना है तो वो भी इस रास्ते से होकर जाएंगे। इंडिया को अगर अपना सामान फॉरेन कंट्रीज में भेजना तो वहां पे भी उस जंक्शन पे भी क्या है, मथुरा पड़ेगा। यानी मथुरा क्या था, क्रॉस रोड, मतलब क्रॉस रोड पे बसा हुआ। ये अगर मथुरा है तो मथुरा कहाँ है, क्रॉस रोड पे बसा हुआ था, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मथुरा है वो क्रॉस रोड पे है, और बाद में हमने ये भी समझते हैं कि मथुरा एक सेंटर बनके निकलता है जहाँ से फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस किए गए हैं। अब ये फाइन स्कल्पचर बेसिकली क्या है, तो अगर लास्ट जो हम आगे आपके 11th 12th के जो एनसीईआरटी वो बात करती है मथुरा स्कूल आर्ट और गांधार स्कूल आर्ट। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, बुद्धा की जो स्कल्पचर्स है वो बनाए गए हैं। तो उसमें जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उन्होंने रेड सैंडस्टोन का यूज करके जो बुद्धा की जो डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स है, जो मूर्तियां हैं, आइडल्स है, वो बनाई हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें मथुरा में देखने को मिलती है। और मथुरा कहीं ना कहीं जंक्शन है या क्रॉस रोड पे है कि जहाँ पे फॉरेन की चीजें इंडिया में और इंडिया की चीजें फॉरेन से जानी होती थी, फॉरेन में जानी होती थी, तो मथुरा से ही उनको होके जाना पड़ता था, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बात की कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन, जब सिटी के चारों तरफ हमने कहा ना फोर्टिफिकेशन कर देते थे, तो इन फोर्टिफिकेशन में जो है जो श्राइन्स थे, मतलब यानी कि जहाँ समझ लीजिए कि हिंदुओं के या मुस्लिमों के जो भी तीर्थ स्थल है वो भी इन्हीं फोर्टिफिकेशन के अंदर रहते थे। अब मथुरा के बारे में ये बताया जाता है कि मथुरा यहाँ पे जो आपका ये मगध वाला एरिया था, जहाँ पे पहले क्या है, पुष्यमित्र शुंग, कुषाण, तो कुषाणों की जो कैपिटल है वो मथुरा रही। मथुरा क्या है, कुषाणों की कैपिटल होके रही है। और जैसे मैंने आपको पहला बताया कि यहाँ पे क्या था कि जो बाद में क्या होता है कि जब बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं रेड सैंडस्टोन पे, तो ये एनसीईआरटी बताती है कि देयर वर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा के बारे में तो डेफिनेटली यू ऑल आर फेमिलियर कि मथुरा किससे जुड़ी हुई। तो अगर हिंदू में अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं कृष्णा के जो लॉर्ड कृष्ण है उनके बर्थ से जुड़ी हुई है। बट बेसिकली हम जानते हैं इसको मथुरा को, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को, तो बेसिकली बुद्धा के आइडल्स मिले हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम जानते हैं। आगे क्लासेस में इसको देखेंगे भी कि कैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कैसे कैसे डेवलप हुआ है। अब क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आपका नियोलिथिक एज में वो क्या करने लगा था, ह्यूमन बीइंग खाना को उगाने वाला, फूड को प्रोड्यूस करने वाला बन गया था। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसा भी रहा होगा कि फूड का प्रोडक्शन जब कभी ज्यादा हुआ होगा, तो अब वो प्रोड्यूस जब ज्यादा हुआ होगा तो उनको क्या करना है, अपने जो प्रोड्यूस है उसको भी क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रखेंगे। और यहीं से शुरुआत होगी आपकी पॉटरी की, है ना। पॉटरीज में क्या करेंगे, उसको शुरुआत कलेक्ट करके रखेंगे जो बाद में उनके काम आए। तो पहले हमने देखा कि उसको क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, फिर एनबीपीडब्ल्यू, मतलब फिर इसके बाद आया आपका ग्रे पेंटेड वेयर। ठीक है, अब जब पोस्ट मॉडर्न एरा आता है तो वही जो आपका पॉट्स था, अब देखिए उसी पॉट्स में और रिफाइन होके इसको हमने कहा एनबीपीडब्ल्यू या नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब ये नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या था कि इसको ये नाम कहाँ से मिला, एनबीपीडब्ल्यू या नदन ब्लैक पॉलिश वेयर कहाँ से मिला, तो ये हो गया आपका
कि इन्होंने एनसीईआरटी आपको बताती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने उसको और ज्यादा रिफाइन किया है और ज्यादा तराशा है। तराशने में क्या हुआ कि तराशते तराशते उसमें जो उसका जो कलर है बेसिकली ये देखिए, अ फाइन ब्लैक स्लिप इसमें ऐड कर दी गई। ये फाइन ब्लैक स्लिप जब इस प्लॉट में यूज करी गई तो वो जो प्लॉट की जो शाइन है ना, जो लस्टर है, वो और ज्यादा ग्लो करके मिलती है। तो जिसको कहते हैं मिरर लाइट फिनिश, मिरर लाइट शेप आ जाता है किसमें, आपके नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर में आपको मिरर लाइट फिनिशिंग देखने को मिलती है, राइट। अब ये हमने कहा समझा था कि नियंडर सॉरी आपके जब नियोलिथिक एज से जैसे जैसे वो फूड उनके पास होने लगे तो उसको स्टोर करने के लिए पॉट्स की शुरुआत हुई थी। अब उस पॉट का जो कहते हैं ना जेनिथ पीरियड आ गया है, तो जेनिथ या एपेक्स पीरियड में आप देखिए तो इतनी फाइन पॉलिशिंग, जिसके कहते हैं कि मिरर लाइट फिनिशिंग भी हमें देखने को मिल रही है, राइट। अब एक टर्म की बात और एनसीईआरटी करता है, वो टर्म है आपका श्रेणी। ये श्रेणी क्या है कि जो डिफरेंट तरह के क्राफ्ट्समैन या मर्चेंट्स रहे होंगे, तो डिफरेंट क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स का जो एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो क्राफ्ट्समैन है या जो मर्चेंट्स है उनका जो है ग्रुप है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे या जो फिनिश प्रोडक्ट है इनको प्रोड्यूस करते थे। तो इन सब की जो ऐसे बहुत सारे जो है ग्रुप्स रहे होंगे, जैसे कि ट्रेड्समैन का ग्रुप या किसी मतलब पर्टिकुलर चीज को उगाने वाले या किसी पर्टिकुलर चीज को बेचने वाले, इनका जो ग्रुप है इसको हम श्रेणी कहते थे। इवन श्रेणी जो है, इस श्रेणी का जो कंसेप्ट है वो इतना डेवलप हुआ कि बाद में एज अ बैंक उन्होंने काम किया, जहाँ पे क्या होता था कि जो बड़े बड़े आपके रिच मैन और रिच वीमेन थी वो अपनी मनी को डिपॉजिट किया करते थे, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट को भी कहीं ना कहीं श्रेणियों ने प्रोटेक्ट किया। इन श्रेणियों की अपनी अपनी आर्मी भी होती थी कि कभी इनको कुछ भी ट्रेड करना है, कुछ भी अगर जरूरत हो गई तो ये किंग से नहीं बल्कि अपनी आर्मी से अपनी चीजों को, अपने गुड्स को क्या कर सकते थे, प्रोटेक्ट भी कर सकते थे। अब एक और जगह के बारे में एनसीईआरटी हमसे बात करता है, और वो जगह कौन सी है, वो जगह है ये अरिका मेडु, राइट। तो बेसिकली अभी अरिका मेडु की आप लोकेशन देखो तो ये अभी पौंडीचेरी में है। ये क्या बताता है कि अरिका मेडु क्या है, अरिका मेडु है एक कोस्टल सेटलमेंट। कोस्टल सेटलमेंट मतलब कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो था ना आपका बंदरगाह, तो कोस्टल सेटलमेंट जहां पे क्या होती है, शिप्स की अनलोडिंग और अनलोडिंग होती थी। ठीक है, जैसे हमने लैंड में पढ़ा कि मथुरा वाला एरिया था कि यहाँ से कुछ भी जाना हो या यहाँ से कुछ भी आना हो तो मथुरा पड़ता था। सेम में जब सी रूट से कुछ भी जाना है तो अरिका मेडु क्या है कि यहाँ पे जो चीजों की लोडिंग या अनलोडिंग किस पे होती थी, शिप पे हुआ करती थी। तो एक चीज हमें ये भी समझ में आया कि अब यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की शुरुआत भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कहाँ पे मेसोपोटामिया और यहाँ होती थी। हड़प्पा और मेसोपोटामिया में आपस में कहीं ना कहीं ट्रेड्स हुआ करते थे। अब इस ट्रेड्स को हम देख रहे हैं कि और रिफाइंड तरीका मिल रहा है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू सी भी शुरू हो रहा है। अब ये जो अगर इस जो हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि यहाँ से कुछ हमें ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं विच में हैव बीन अ वेयर हाउस मतलब जहाँ पे जैसे कि गोडाउन होता है ना कि जहाँ पे सारा सामान लाके आप स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पहुंचाया जाएगा। अब ये मेडिटेरेनियन सी से लेके मतलब मेडिटेरेनियन सी से ये जो है कुछ एम्फोरे या मतलब एम्फोरे क्या है कि एक टॉल डबल हैंडल जार्स होते थे जिसमें कुछ लिक्विड भरे होते थे। ये अब इन लिक्विड्स में क्या आता था, वाइन या ऑयल। तो मेडिटेरेनियन में से तो अभी भी हम क्या लाते हैं, मेडिटेरेनियन अगर आप देखो तो फ्रूट्स के लिए या फिर आप समझ लीजिए कि वो ऑयल्स के लिए जो कच्चा तेल है वो सारा कुछ वही मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहीं से अभी भी आता है। तो बता रहे हैं कि एम्फोरे एम्फोरे क्या है, डबल हैंडल्ड जार है और इन जारों में लिक्विड जैसे कि वाइन या ऑयल मेडिटेरेनियन सी से होते हुए फिर इस अरिका मेडु पोर्ट से इंडिया के इनर पार्ट्स में आता था। अब अलग जो है एक चीज और बताता है कि जो है इस यहाँ पे हमें मिले हैं रोमन डिजाइन। रोमन डिजाइन क्या है, रोमन डिजाइन में रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सारी कुछ भी साइड्स मतलब ये सारी चीजें हमें अरिका मेडु से मिली हुई है, जो कि बेसिकली बताते हैं बेसिकली कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी शुरुआत इंडिया में हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली यही था आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि जिसका टाइटल था वाइटल विलेजेस एंड फाइबिंग टाउन्स के जो मॉडर्न एरा जैसे जैसे मॉडर्न जो है डिक्लाइन हो गए, तो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है बल्कि फ्रेगमेंटेड लोग मिल रहे हैं जगह जगह पे। तो इन फ्रेगमेंटेड लोग जो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में मिल रहे हैं उसी के बेसिस पे कहाँ पे आपकी शुगर डायनेस्टी आई, कहाँ पे पार्थियंस आए, कहाँ पे हमने देखा कि सातवाहन वाका टक चोल चेल पांड्य इस तरीके के लोगों का इमर्जेंस होता है। और लेटर फेजेस में फिर जो है जब गुप्ता डायनेस्टी आएगी तो गुप्ता डायनेस्टी अगेन पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करेगी। आगे के चैप्टर में हम समझेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। आज का चैप्टर यहीं तक, अगर जैसा भी हो आज का चैप्टर यहीं तक। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द डे।